तो इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 2 दिनों से एक चर्चा आम थी। चर्चा थी कि अखिलेश और शिवपाल यादव की मुलाकात के बाद कहीं ऐसा ना हो कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के छापे शुरू हो जाएं। चर्चाएं बाकायदा सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। लोगों ने उन पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी और शनिवार सुबह समाजवादी पार्टी के नेताओं के घरों पर आयकर विभाग की छापेमारी शुरू हो गई। विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के 4 बड़े नेताओं के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी हुई। मऊ में सपा के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय, लखनऊ में जैनेंद्र यादव और मैनपुरी में मनोज यादव के घर पर छापेमारी की कार्रवाई हुई। इसी बीच लखनऊ में अखिलेश के एक और करीबी अरबपति कारोबारी राहुल भसीन के घर पर भी आईटी टीम ने छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया। भसीन के कपड़ों का बड़ा कारोबार है, उनके घर पर भी कार्रवाई शुरू की गई। भसीन अखिलेश के 9 रत्नों में से एक माने जाते हैं। वो 3 कंपनियों के मालिक हैं। इनकम टैक्स की टीम ने जैनेंद्र यादव उर्फ नीटू के घर से हार्ड डिस्क, बैंक डिटेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस और दस्तावेज जब्त किए। सभी नेता सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बेहद करीबी हैं। ये पार्टी के फाइनेंसर माने जाते हैं। जैनेंद्र यादव अखिलेश के मुख्यमंत्री रहते हुए उनके ओएसडी भी रह चुके हैं। चुनाव के पूर्व हुई इस छापेमारी को सियासी एंगल से भी देखा जा रहा है। चुनाव से पहले अखिलेश के करीबियों पर छापेमारी कई सवाल खड़े कर रही है। सवाल उठ रहा है कि अगर आईटी विभाग को इन लोगों पर शक था तो छापेमारी चुनाव से पहले ही क्यों की जा रही है? यह पहले भी हो सकती थी। आईटी विभाग की छापेमारी ने राजनीति में कई अहम सवाल खड़े कर दिए हैं। तो चुनाव से पहले अखिलेश के करीबियों पर यह छापेमारी का कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसमें कई लोगों पर यह कार्रवाई हुई है। आपको बता दें तो अखिलेश के करीबियों पर यह कार्रवाई की गई है और लखनऊ में के अलावा मऊ, मैनपुरी के अलावा कई जगह यह छापेमारी हुई है और अखिलेश यादव के सब करीबी बताए जा रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें लखनऊ में यह आयकर विभाग का छापा अंबेडकर पार्क के पास स्थित गजेंद्र सिंह के आवास पर पड़ा है। गजेंद्र सिंह पूर्व मुख्यमंत्री यादव के ओएसडी रह चुके हैं। आपको बता दें आयकर विभाग की टीम ने शनिवार तड़के लखनऊ, मैनपुरी, आगरा में एक विशेष राजनीतिक दल के फाइनेंसर के आवासों पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें मैनपुरी के मनोज यादव, लखनऊ में गजेंद्र सिंह समेत करीब 1 दर्जन लोगों के घरों पर छानबीन चल रही है। लखनऊ में आयकर विभाग का छापा अंबेडकर पार्क के पास पड़ा है। सपा नेता मनोज यादव के घर पर जांच कर रहे हैं अधिकारी। मैनपुरी में आयकर विभाग की टीम ने शनिवार की सुबह आरसीएल ग्रुप के मालिक और सपा नेता मनोज यादव पर छापा मारा है। कई गाड़ियों से आयकर अधिकारी यहां पहुंचे हैं। सपा नेताओं के घर के बाहर पुलिस फोर्स तैनात है। किसी को आने जाने की अनुमति नहीं है। सुबह 8 बजे से अधिकारी घर के अंदर जांच कर रहे थे। शहर कोतवाली के मोहल्ला बंसी गोरा में सपा नेता मनोज यादव का आवास है। शनिवार सुबह करीब 8 बजे करीब 12 गाड़ियों से आयकर अधिकारियों ने उनके आवास पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस फोर्स ने सपा नेता के घर को घेर लिया। अंदर आयकर अधिकारी पूछताछ लगातार करते रहे। तो इसके अलावा आयकर विभाग की टीम मऊ में पहुंची। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय के निवास पर पहुंची। राजीव राय ने कहा कि आयकर विभाग के लोग आए हैं, मेरा कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, मेरे पास कोई अवैध पैसा नहीं है, मैं लोगों की मदद करता हूं और सरकार को यह पसंद नहीं आया, यह उसी का परिणाम है। तो अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं लोग इस पर दे रहे हैं, लेकिन क्या वाकई यह जांच होनी जरूरी थी? क्या वाकई इन लोगों पर अगर शक था तो चुनाव में ही ऐसा क्यों हो रहा है? चुनाव करीब आते ही इस तरह के जो कार्रवाई होती है वो उस पर सवाल उठने लगते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय के निवास पर आयकर विभाग की छापेमारी पर सपा से जिला अध्यक्ष लोहिया वाहिनी के लोगों ने भी सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें जिस तरीके से यह कार्रवाई की गई है उसे राजनीतिक एक एंगल से देखा जा रहा है, लेकिन क्या वाकई इन लोगों की कहीं ना कहीं कोई संलिप्तता थी या आईटी से कोई छुपाया गया था जिसकी वजह से कार्रवाई की गई है? आयकर विभाग के छापे पर अखिलेश बोले हैं। आपको बता दें वो भी बोलते हुए नजर आए। आयकर विभाग की टीम ने शनिवार को समाजवादी पार्टी के नेताओं के कई ठिकानों पर छापे मारे हैं। इस पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रायबरेली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि भाजपा कांग्रेस की तरह बर्ताव कर रही है। अभी आईटी टीम आई है, अब ईडी प्रवर्तन निदेशालय भी आएंगे। उन्होंने कहा कि अगर उनके पास पहले से जानकारी थी तो पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई? चुनाव से 2 दिन पहले या 2 महीने पहले, माफी चाहेंगे, 2 महीने पहले चुनाव से पहले कार्रवाई हो रही है, जो कि दिखाता है कि आईटी और सीबीआई वाले भी चुनाव लड़ रहे हैं।
अखिलेश यादव ने यहां कहा कि इसके पहले भी बंगाल में जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया गया था, वो कई सवाल खड़े करता था। तो आपको बता दें, अखिलेश यादव ने कहा कि इसके पहले भी बंगाल में जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन जनता से भाजपा को हरा दिया गया है, यानी जनता ने भाजपा को हरा दिया है। और ऐसा ही वो मान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही होगा। उन्होंने कहा कि जनता भाजपा सरकार से बुरी तरह से नाराज है और अब सपा की तरफ देख रही है। इससे भाजपा के होश उड़े हुए हैं और अब जो वो एजेंसियों का सहारा ले रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन जनता मन बना चुकी है और 2022 के चुनाव में भाजपा का सफाया किया जाएगा, ऐसा अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से कार्रवाई की गई है, क्या वाकई ये पहले भी की जा सकती थी या अभी इसकी जरूरत थी, यह वाकई जांच का विषय है। लेकिन जिस तरीके से अब यह कार्रवाई की गई है, उस पर पूरी तरह से राजनीति भी शुरू हो गई है। आईटी रेड के बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं। तो आपको बता दें, लगातार ये सवाल उठ रहे हैं। यूपी में लखनऊ, मैनपुरी, आगरा समेत 12 जगहों पर आयकर का छापा पड़ा है और इससे जुड़े लोगों पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। तो लखनऊ में जनेंद्र यादव के सहित करीब 1 दर्जन लोगों के घरों की छानबीन चल रही है। लखनऊ में यह आयकर का छापा अंबेडकर पार्क के पास स्थित जनेंद्र यादव के आवास पर पड़ा है। आपको बता दें, मैनपुरी, आगरा में एक विशेष राजनीतिक दल यानी समाजवादी पार्टी के नेताओं पर यह कार्रवाई हुई है। कथित फाइनेंसरों के आवासों पर यह कार्रवाई हुई है। इसमें आगरा के मनोज यादव, लखनऊ में जनेंद्र यादव सहित करीब 1 दर्जन लोगों के घरों की छानबीन चल रही है। लखनऊ में यह आयकर का छापा अंबेडकर पार्क के पास स्थित जनेंद्र यादव के आवास पर पड़ा है। जानकारी के मुताबिक मैनपुरी के शहर के कोतवाली मोहल्ला बासीगोरा में रहने वाली आरसीएल ग्रुप के मालिक मनोज यादव के घर शनिवार को सुबह ये टीम पहुंची और छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो अब इसको लेकर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं और कहा जा रहा है, अलग अलग तरीके से लोग अपनी राय रख रहे हैं। अब देखना यह होगा कि वाकई इसमें कितना है दम, किस तरह से, क्या जो अखिलेश यादव आवाज उठा रहे हैं वाकई वो ठीक है या फिर उसकी जरूरत थी। उन लोगों को कहीं ना कहीं इस तरह की चोरी करते हुए देखा जा रहा था, आईटी से वो कोई चोरी कर रहे थे जिसकी वजह से ये होना जरूरी था। अब देखना होगा किस तरह से आगे ये कार्रवाई बढ़ती है, कैसे ये आगे तक पहुंचती है, या वाकई चुनाव की वजह से ये सब हो रहा है। एक तरफ जहां चुनावी रंग इस पूरी कार्रवाई को दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि यह कार्रवाई होनी जरूरी थी, इसलिए ये की गई है। लखनऊ में आयकर का जो छापा पड़ा है उसको लेकर तमाम सवाल यहां खड़े हो रहे हैं और आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्या ये जो कार्रवाई की गई है ये राजनीति से ओतप्रोत है या वाकई इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। इन सब चीजों पर हमारे साथ खास मेहमान, हमारा खास पैनल आज जुड़ेगा, उनसे हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई है उसको लेकर राजनीतिक रूप भी देते हुए लोग नजर आ रहे हैं। क्या जिस तरीके से मऊ में सपा नेता के घर ये इनकम टैक्स का छापा पड़ा है, कार्यकर्ताओं में पूरी तरह से हंगामा मचा है, उसको लेकर अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने साफ कह दिया है कि ये जो कार्रवाई की गई है वो बदले की भावना से की गई है और चुनाव के करीब की गई है। चुनाव 2 महीने बाद होने हैं, ऐसे में इसलिए वो कार्रवाई की गई है। तो अखिलेश यादव के करीबियों पर लखनऊ से मैनपुरी तक इनकम टैक्स की रेड पड़ी है, छापे पड़े हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी कहे जाने वाले लखनऊ के जनेंद्र यादव, मैनपुरी के मनोज यादव और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजीव राय के घर शनिवार की सुबह इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं। तो खास मेहमान हमारे साथ आज चर्चा में जुड़ रहे हैं। डॉक्टर विजय खेरा, नेता है भारतीय जनता पार्टी के, इंडिया न्यूज पर स्वागत है आपका। अनिरुद्ध प्रताप सिंह, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, इंडिया न्यूज पर आपका भी स्वागत है। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं एसपी यानी समाजवादी के, आपका भी इंडिया न्यूज पर स्वागत है। दिनेश यादव, प्रवक्ता हैं पीएसपीएल के, आपका भी इंडिया न्यूज पर बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे और चर्चा की शुरुआत चूंकि आज ऐसे मुद्दे से हो रही है जिसको लेकर राजनीति भी हो रही है, दूसरी तरफ कार्रवाई भी हो रही है, लगातार जांच भी चल रही है, लेकिन चर्चा तो करनी पड़ेगी और सभी लोगों से इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के
जुड़े हुए नेता हैं, उनसे लगे हुए लोग हैं, उन पर यह कार्रवाई की जा रही है, वो कैसे इस कार्रवाई को देख रहे हैं? क्योंकि अखिलेश यादव साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि बदले की भावना से की गई है और यूपी में बीजेपी की सफाया हो रहा है, इसलिए यह कार्रवाई की गई है। और अभी तो ईडी भी आएगी और सीबीआई भी आएगी, आईटी तो आई चुकी है, तो लगातार जो गोपनीय एजेंसियां हैं या जो लगातार जांच एजेंसियां हैं वो आएंगी। और ये वो मान रहे हैं कि ये राजनीतिक बदले की भावना से की जा रही है या फिर बीजेपी अपने आप को कमजोर देख रही है, इसलिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। धर्मेंद्र यादव, सबसे पहला रिएक्शन आपसे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हार का डर है। शायद यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह काम करना शुरू किया है। और ये कोई नया काम नहीं है इनका। आप पिछले चुनाव को देखेंगे, चाहे वो कर्नाटक का चुनाव देख लीजिए, चाहे वेस्ट बंगाल का चुनाव देख लीजिए, बिहार का चुनाव देख लीजिए, राजस्थान का चुनाव देख लीजिए, हर जगह जो इनके स्टार प्रचारक है, पहले इनकम टैक्स के एक स्टार प्रचारक बन के आता है इनका, उसके बाद सीबीआई आएगी, फिर ईडी आएगी, और डीएम पीएम सीएम तो चुनाव लड़ ही रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, आपने पंचायत चुनाव में देखा है। लेकिन मैं आज आपको एक चीज बता दूं कि इसी तरह का भ्रम कांग्रेस में इंदिरा गांधी जी को हो गया था कि अगर हम संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करना शुरू कर दें तो सब कुछ हमारे कंट्रोल में हो जाएगा। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, जब इंसान फ्रस्ट्रेट होके संवैधानिक संस्थाओं के संरक्षण में इस तरह के काम करना शुरू कर देता है तो ये पता चलता है कि उसकी कमजोरी है, वो आंतरिक रूप से कमजोर हो जाता है। और इसका मैसेज इनको ऐसा लगता होगा कि जनता में नहीं है। आप जाके उत्तर प्रदेश में चाहे गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक कहीं भी देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को समझ रही है। और ये जनता की आवाज है कि भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं ईडी, सीबीआई और आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये इनके स्टार प्रचारक हैं। क्या जरूरत है उनको? ये कैसे आप लोग कह सकते हैं क्या जरूरत है उनको? लगातार वो, आज संडे है, आज रविवार है, और रविवार में लोग आराम करते हैं, लेकिन रविवार के दिन भी बीजेपी जो है यात्रा निकाल रही है, जन विश्वास यात्रा निकाल रही है, और अलग अलग जिलों से निकाल रही है। और केंद्रीय नेतृत्व के जो मंत्री हैं, कैबिनेट के जो मंत्री हैं, वो उसमें शामिल हो रहे हैं। यहां तक जेपी नड्डा, नितिन गडकरी और योगी आदित्यनाथ, स्मृति ईरानी तक उसमें शामिल हो रहे हैं, उस यात्रा को निकाल रहे हैं। अगर ऐसी जरूरत पड़ती तो यात्रा क्यों निकालते? अगर इतनी एजेंसियां उनकी काम कर रही हैं और उनके कहने पर, इशारे पर इस तरह की कार्रवाई कर रही हैं, तो इनको क्या जरूरत थी ये यात्रा निकालने की? यात्रा निकालने की जरूरत इसलिए नहीं है इनको। जब अभी आपने देखा होगा मोदी जी की जो सुल्तानपुर की रैली थी, उस रैली में किस तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके 2000 रोडवेज की बसें लगा करके ग्राम पंचायत के जो सेक्रेटरी हैं उनको 30-30 आदमी का टारगेट दे करके भीड़ बुलाने का काम कर रही थी, और बसें खाली थी, लोग बैठ नहीं रहे थे। उसके बाद लास्ट मोमेंट में उसे कहा गया किसी ग्राम सभा में जितने भी कर्मचारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनका आना कंपलसरी है, और उसमें बैठ के धर्मेंद्र यादव, पहले मुद्दे की बात कर लेते हैं। पहले इसका जवाब दे दीजिए आप। अगर उनको इस तरह की कार्रवाई की जरूरत है तो फिर वो यात्रा क्यों निकालेंगे? फिर वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर क्यों बनाएंगे? फिर वो गंगा एक्सप्रेसवे क्यों बनाएंगे? फिर वो जेवर एयरपोर्ट क्यों बनाएंगे? इनका लोकार्पण करने की उनको क्या जरूरत है जब इस तरह की कार्रवाई करनी है? और दूसरी तरफ ये एक महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह से आप लगातार कह रहे हैं कि बदले की भावना से की जा रही है, या फिर वो हारते हुए नजर आ रहे हैं इसलिए की जा रही है, तो ये भी तो हो सकता है ना, जो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं या जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, जिन पर आईटी की रेड पड़ी है, वो इनकम टैक्स की चोरी भी तो कर रहे होंगे ना? कुछ तो होगा सर। मैं आपको बता दूं कि 4.5 साल तक कोई चोरी नहीं किया। जब चुनाव के 2 महीने बच रहे हैं तब चोरी इनको दिख रही है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का सुनियोजित कार्यक्रम है। मैं आपको बता दूं कि अभी भारतीय जनता पार्टी, अजय मिश्रा टेनी ने जो काम किया, भारत के इतिहास में कोई भी नेता इस बड़े पद पर रहते हुए, गृह राज्य मंत्री रहते हुए, ऑन कैमरा मीडिया को गाली नहीं दिया। लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ हैं, एक स्तंभ को उन्होंने गाली दिया। एसआईटी, जो प्रदेश की एसआईटी थी, उस पे सवालिया निशान खड़ा किया किसने? सुप्रीम कोर्ट ने खड़ा किया। तो इनके लिए सरकार कुछ नहीं है, यानी ब्यूरोक्रेसी कुछ नहीं है, इनके लिए मीडिया कुछ नहीं है, और इनके लिए कोर्ट का कोई डर नहीं। जब कोर्ट फटकार लगा के धर्मेंद्र यादव, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर विजय खेरा, 30 सेकंड सर, 30 सेकंड जी, जल्दी। अजय मिश्रा टेनी के मुद्दे से भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इसके काम किया है। इससे पहले अजय मिश्रा टेनी चल रहे थे। ये मुद्दा इनके लिए ज्यादा जरूरी था कि अजय मिश्रा टेनी को बचाना है, क्योंकि इसकी जो संलिप्तता है, पूरा गिरोह है, इस गिरोह के जो सरगना है, उन सरगना तक ना पहुंच जाए जांच एजेंसी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया है। आने वाले समय में इनके स्टार प्रचारक और मजबूती से काम करेंगे। डॉक्टर विजय खेरा, आपके पास आना चाहूंगा और आपसे जवाब लेना चाहूंगा। जिस तरह से धर्मेंद्र यादव ने सवाल उठाया, आखिर यह कार्रवाई पहले क्यों नहीं हुई? चुनाव आने से 2 महीने पहले ही यह कार्रवाई क्यों? यह सवाल उठ रहा है और यह सवाल सब पूछ रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को यह जवाब देना चाहिए। आखिर 2 महीने पहले ही यह कार्रवाई क्यों हुई है? एजेंसी तभी ये कार्रवाई करती हैं जब उनके पास सफिशिएंट
जानकारी होती है, उस पर वर्कआउट होता है, महीनों का काम किया जाता है। जब बिल्कुल संतुष्ट हो जाते हैं कि इसमें हेरा फेरी है, इसमें बेईमानी है, इसमें टैक्स की चोरी है, इसमें पैसा इकट्ठा किया गया है, जब ये सबसे संतुष्ट हो जाती है एजेंसी, तब ही पूरा कंप्लीट वाटर टाइट करके तब जाके छापे मारे जाते हैं। दूसरी बात, आप टाइमिंग की बात कर रहे हैं, छापे कहीं ना कहीं लगातार इनकम टैक्स अपना काम करता रहता है। अब उदाहरण के तौर पर पीछे आप कहते पंचायत के चुनाव चल रहे हैं, छापा मार के देखिए चुनाव पे असर कर रहा है। पीछे कहते आप एमएससी के चुनाव चल रहे हैं, उसके पीछे लोकसभा के चुनाव, तो चुनाव से क्या लेना देना है? आप बेईमानी करिए। मैं उदाहरण एक और बात बताता हूँ। देखिए अभी छापे जब मारे गए थे एक मीडिया समूह के ऊपर अक्टूबर से पहले, अगस्त जुलाई में, उसमें काफी कुछ निकला है, उसकी मैं लंबी चर्चा नहीं करूंगा। पूना, बम्बई, बेंगलोर में छापे मारे गए थे तो दुबई तक तार जोड़े मिले, स्विट्जरलैंड में खाते मिले, 100 करोड़ रुपया नगद मिला 3 लोगों के पास। तो ये तो पूरी कार्रवाई में जब तक पूरे संतुष्ट नहीं होते कभी होती नहीं है, और चुनाव चलते रहते हैं, उसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है। ये बात और है कि जब छापे मारे जा रहे थे तो समाजवादी गुंडे तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ जो लेकिन लगातार विजय खेरा धर्मेंद्र जी बोलने दीजिए, वही गुंडे, उसमें क्या है? आपके पास आऊंगा धर्मेंद्र जी, पहले बोलने दीजिए विजय खेरा। डिस्टर्ब करने की कोशिश की, वहां घर के गए, इसकी क्या जरूरत थी? सरकार अपना काम कर रही है, राजनीतिक से इससे कोई लेना देना नहीं। कोई एमएलए, कोई चिट्ठी, कोई वित्त मंत्री, इससे कोई लेना देना नहीं। विजय खेरा जी सीधे तौर पर सवाल अखिलेश यादव खड़े कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो रहा है, इसलिए अब आईटी भेजी जा रही है, कुछ दिन बाद ईडी भेजी जाएगी, फिर सीबीआई भेजी जाएगी। लगातार जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां, उसका इस्तेमाल आप कर रहे हैं। अगर ये हरकत ऐसी करेंगे सीबीआई वाली, तो सीबीआई भी जाएगी, उसमें सरकार क्या कर सकती है? सीबीआई तो इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कर रखी है। उसका जो चुनाव है वो भी अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का जज करता है, उसका अध्यक्ष होता है। तो इन बातों में क्या रखा है? अब सीबीआई अपना काम करेगी, इनकम टैक्स वाले अपना काम करेंगे। डरते क्यों हो? कुछ नहीं है तो क्यों घबरा रहे हो? क्यों वर्कर्स इकट्ठे करते हो? क्यों घरों में जुलूस और झंडा निकाल रहे हो? होने दीजिए ना कार्रवाई, सामने आएगी। कोर्ट खुला है, सुप्रीम कोर्ट खुला है, उनको भेज देना जेल। गुंडागर्दी क्यों कर रहे हो? रोक क्यों रहे हो उनको वहां जाके? ठीक है दिनेश, रहा बीजेपी का सवाल, धर्मेंद्र जी मैं आऊंगा आपके पास, और लोग भी हैं चर्चा में, मैं आऊंगा आपके पास, आपके मन की बात भी पूरी सुनूंगा। दिनेश यादव जी, दिनेश यादव पीएल के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश यादव, जिस तरह से ये कार्रवाई हुई है, लगातार ये कहा जा रहा है कि शिवपाल और अखिलेश के साथ आने के बाद दूसरी पार्टियों ने यह मान लिया है कि कहीं ना कहीं कोड़ी की ये तस्वीरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त ये तस्वीरें देख रहे हैं, पुष्प अर्पित कर रहे हैं शहीदों को। शहीद कार्यक्रम में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पहले ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। ये तो 19 हो गई ठीक हो जाए फुल तो पीछे से नीचे फुल दो प्रशांत सिंह को तो वहाँ प्रयागराज में भी थे ना, जोशी में, जोशी जल से करा जाता है वहाँ पे। इनको वो नहीं कर पाए थे सर कभी, केवल घेराबंदी किए थे प्रयागराज के कंपनी बाग में। ब्रॉन्ज की बन गई। जनरली कॉपी निकाले
चलिए चलिए जरा हो गया आइए आइए हटाइए चलिए चलो चलो हटाइए चलते रहिए चलो 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 इधर 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 हाँ इधर जाना पड़ेगा इधर भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन मंच पर हो रहा है। हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे और जोरदार तालियों के माध्यम से अपने प्रणाम माननीय तक पहुंचाएंगे। माननीय आपका स्वागत वंदन अभिनंदन है आज इस मंच पर, जहां पर काकोरी ट्रेन एक्शन के अमरवीर शहीदों को नमन किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए एक बार जोरदार तालियों से आपका स्वागत वंदन अभिनंदन। साथ ही साथ स्वागत करेंगे माननीय राज्य मंत्री भारत सरकार माननीय श्री कौशल किशोर जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। माननीय मंत्री अल्पसंख्यक एवं मुस्लिम वक्फ उत्तर प्रदेश सरकार माननीय श्री मोहसिन रजा जी, आपका भी स्वागत वंदन अभिनंदन है। स्वागत करेंगे माननीय विधायिका मलिहाबाद श्रीमती जय देवी जी का। आपका स्वागत वंदन और अभिनंदन है। स्वागत की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और प्रमुख सचिव महोदय संस्कृति एवं पर्यटन से निवेदन करूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत पुष्प कलिका और अंग वस्त्र के माध्यम से करें। स्वागत वंदन अभिनंदन। आप सभी से जोरदार तालियों की अपेक्षा। पुनः निवेदन करूंगी प्रमुख सचिव महोदय से कि माननीय राज्य मंत्री भारत सरकार माननीय श्री कौशल किशोर जी का स्वागत अभिनंदन पुष्प कलिका के माध्यम से और अंग वस्त्र के माध्यम से करें। स्वागत वंदन अभिनंदन। जिलाधिकारी महोदय जी से निवेदन करूंगी कि माननीय मंत्री अल्पसंख्यक एवं मुस्लिम वक्फ माननीय श्री मोहसिन रजा जी का स्वागत अभिनंदन पुष्प कलिका और अंग वस्त्र के माध्यम से करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है माननीय। पुनः निवेदन करूंगी जिलाधिकारी महोदय जी से कि माननीय विधायिका मलिहाबाद का स्वागत पुष्प कलिका और अंग वस्त्र के माध्यम से करें। बहुत बहुत स्वागत वंदन और अभिनंदन है। निवेदन करूंगी प्रमुख सचिव पर्यटन उत्तर प्रदेश शासन से कि अपने स्वागत उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। काकोरी की इस पावन धरा पर मैं हमारे श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी, इस कार्यक्रम में पधारे माननीय राज्य मंत्री भारत सरकार श्री कौशल किशोर जी, माननीय मंत्री अल्पसंख्यक एवं मुस्लिम वक्फ उत्तर प्रदेश सरकार श्री मोहसिन रजा जी, विधायक मलिहाबाद माननीय श्रीमती जयदेवी जी का स्वागत करता हूं। यह आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पूरे देश में हम लोग याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं उन तमाम शहीदों, वीरों, बलिदानियों और अमर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का। और यह वर्ष इस मायने में महत्वपूर्ण है कि जिन जगहों पर आम जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आज़ादी की अलख जगाई, जो हमारे लिए संपूर्ण स्वतंत्रता के संघर्ष में एक प्रेरणा स्रोत बनकर आज इतिहास के पन्नों में दर्ज है, उसके लिए हम सभी यहाँ साक्षी बन रहे हैं। दूसरी बात, माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से अब जो ऐसे भूले बिसरे योद्धा, वीर सैनिक, बलिदानी कहीं इतिहास के पन्नों में दफन हो गए, धूल गर्त में कहीं जिनका नाम नहीं लिया जा सका था, उन्हें हम याद कर रहे हैं, उनके ऊपर शोध कर रहे हैं। और इसी दृष्टि में यदि मैं कहूं कि 1857 में जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ, उस समय ऐसे ऐसे लोग जो कहीं विस्मृत कर दिए गए। उजरियाओं जो गांव था उसमें लखनऊ में, और लखनऊ की ऊदा देवी, उन्होंने पूरे के पूरे स्वतंत्रता संघर्ष में लोहा लिया था अंग्रेजों का, और खुद सेनानी बन करके उन्होंने जो संघर्ष
कदम उठाया, यह बहुत मायने रखता है और उन्हें याद कर रहे हैं। हम याद कर रहे हैं इस अमृत महोत्सव में झलकारी देवी, जो झांसी के पास में एक गांव की हूबहू रानी लक्ष्मीबाई जी से मिलती जुलती शक्ल की थी, और किस तरीके से अंग्रेजों से पूरा का पूरा मोर्चा लेकर के उन्होंने युद्ध के मैदान में डट कर मुकाबला किया, उनको याद करते हैं। हम याद करते हैं कानपुर, बिठूर, जहां गंगू बाबा जिन्हें कहते हैं, गंगू मेहतर के नाम से जाने जाते थे, और गंगू बाबा ने जिस तरीके से दर्जनों अंग्रेजों को परास्त कर दिया था, उनको याद करते हैं। इसके बाद इस 1857 की अलग जब जलती है तो चौरी चौरा की घटना, जिसके शताब्दी वर्ष हम मना रहे हैं, 1922 4 फरवरी को वह घटना हुई थी, जिसमें आम जनता ने, मजदूरों ने, किसानों ने लोहा लिया था, और ये पहली ऐसी क्रांति थी, पहला ऐसा विद्रोह था, पहली ऐसी लड़ाई थी जिसमें आम जनता की भागीदारी थी। यह अमृत महोत्सव उसका प्रतीक है कि किस तरीके से आम जनता के संघर्ष को हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं आम जनता के बीच में। और इसी घटनाक्रम में 1925 को शाहजहांपुर से जो चौरी चौरा की घटना से प्रेरणा लेकर के क्रांतिकारियों ने अपना एक स्वयं क्या संगठित समूह बना करके अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने का जो मंसूबा पाला, उस इच्छा शक्ति का यह परिणाम था कि शाहजहांपुर से निकल करके उन्होंने इसी काकोरी की धरती पर हमारे देश का कोष खजाना ये अंग्रेज क्यों ले जाएंगे, इसलिए उन्होंने यहाँ पर उस खजाने को वापस ले लिया था। यह आज का दिन उनके बलिदान का दिवस है, हमारे लिए प्रेरणा का दिवस है, और हम सबको इस बात पर गौरवान्वित होना चाहिए कि उनकी सांस चली गई लेकिन हमारी सांस जिंदा है। और इसी घटनाक्रम के महत्वपूर्ण अवसर पर मंचासीन समस्त अतिथिगण का, यहाँ पर जो बलिदानी हैं उनके परिजन का, और उपस्थित समस्त जन समूह का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। काकोरी ट्रेन एक्शन घटना पर आधारित ये आल्हा की एक छोटी सी प्रस्तुति हमारे मध्य उन्नाव से आई हुई आल्हा की युवा गायिका नैना गौतम जी हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बाबा योगी महाराज जी को बार-बार प्रणाम करती हूँ। पंक्तियां निवेदन करती हूँ, सुनिएगा कि राजनीति मंच पे जो बन के सितारा दिखे, राजनीति मंच पे जो बन के सितारा दिखे, ऐसी सुप्रिय प्यारे ध्रुव तारे को प्रणाम है। राजनीति मंच पे जो बन के सितारा दिखे, ऐसी सुप्रिय प्यारे ध्रुव तारे को प्रणाम है। पाके जिसे यूपी की धरा है हुई, ऐसे यूपी के दुलारे को प्रणाम है। एक एक जन की स्वार्थ के है तारे बने, एक एक जन की स्वार्थ के है तारे बने, ऐसे स्वार्थ
बहुत बहुत धन्यवाद। और ये नैना गौतम जी हैं, युवा आला गायिका हैं। उन्नाव से एक बार जोरदार तालियों की अपेक्षा है आप सभी से। वीर रस से ओत-प्रोत ये आला। और मैं अति आदर के साथ निवेदन करूंगी माननीय राज्य मंत्री भारत सरकार माननीय श्री कौशल किशोर जी से कि अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। सबसे पहले आज 19 दिसंबर को जो हमारे काकोरी का जो केस रहा है आज़ादी के आंदोलन का, जिसमें खजाने को छीना गया था, उसमें शहीद हुए सभी हम अपने क्रांतिकारियों को, माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी को, राम प्रसाद बिस्मिल जी को, खुदीराम बोस जी को, राजेंद्र लाहिड़ी जी को, ठाकुर रोशन सिंह जी को, अशफाकुल्ला खां जी को हम अपनी तरफ से, आपकी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज के इस कार्यक्रम के आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में जन जन के बीच आम किसान, गरीब, मजदूर, महिलाएं, सभी लोगों के बीच में लोकप्रिय आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे केंद्र प्रदेश सरकार। तो चर्चा में वापस लौटेंगे क्योंकि चर्चा में हमारे साथ लगातार मेहमान जुड़े हुए हैं और सबसे पहले दिनेश यादव जी के पास चर्चा में वापस चलते हैं और उनसे जानते हैं। जिस तरह से दिनेश यादव जी, लगातार ये कहा जा रहा था कि शिवपाल और अखिलेश यादव जब साथ आएंगे तो इससे और जो पार्टियां हैं यानी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चुनाव लड़ रही है उसको उनको जरूर फर्क पड़ेगा और इसी फर्क की वजह से इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। आप कैसा सोचते हैं, क्या यही आपकी सोच है? नहीं, निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये तमाम चर्चाएं थी और राजनीति में होता रहा है। जब सत्ताधारी दल को डर लगने लगता है कि हम जाने वाले हैं, इसी तरीके से संगठित विपक्ष को बदनाम करने की सारी सोची जा रही है। और इससे पूर्व में हुआ, आपको बताना चाहता हूँ आज देश के जितने संवैधानिक संस्थान है वो खतरे में। चुनाव आयोग को पीएमओ लेटर कहता है कि आप हमारे मीटिंग जाइए और तय करिए डेट। और यही नहीं, आप गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पद पर बैठा हुए व्यक्ति की पत्नी को किसी विश्वविद्यालय का कुलपति बना देते हैं। दिनेश यादव जी, ये जो कार्रवाई की गई है ये समाजवादी के करीबी हैं, पीएसपीएल के नहीं। आप तमाम तरीके की दिनेश यादव जी, ये जो कार्रवाई की गई है ये समाजवादी के चाहने वाले लोग हैं, पीएसपीएल के नहीं ना। तो आप क्यों इस तरह से देख रहे हैं? जी, निश्चित रूप से मैं बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने नौजवानों के लिए कुछ नहीं किया, किसानों को बदनाम लगातार करने का प्रयास करता रहा, उनको पीछे हटना पड़ा। शिक्षा मित्रों को उन्होंने बार बार आश्वासन देकर कुछ धोखे में रखने का काम किया। मतलब शिक्षक परेशान है, इन सब मुद्दों से हटाने के लिए ये तमाम कॉरिडोर का काम कर रहे हैं। अयोध्या, काशी, मथुरा बात करके अब देखें कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जनता नहीं के साथ आ पा रही है, तो किस तरह से गठबंधन को बदनाम किया जाए। इसलिए गठबंधन से जुड़े हुए नेताओं से जुड़े हुए लोगों पर आकर छापे डालकर उन्हें बदनाम करने की साजिश की जा रही है। ठीक है दिनेश यादव, आप इसे साजिश मानते हैं, लेकिन ये जांच का विषय है, वास्तविकता सामने आ जाएगी। अनिरुद्ध प्रताप हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध प्रताप जी, आप कैसे देख रहे हैं इस कार्रवाई को? क्योंकि अखिलेश के करीबियों पर जब से ये कार्रवाई हुई है, खलबली मची हुई है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको, किस तरह की कार्रवाई ये जो हुई है, क्या वाकई बदले की भावना से हुई है या कुछ और देख पा रहे हैं आप? जी, सबसे पहले तो हैदर भाई, आपको, आपके दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय बुंदेलखंड जी। देखिए हैदर भाई, समाजवादियों पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या जुड़े हुए लोग हैं, उनके ऊपर ये जो छापेमारी हो रही है, इसमें जो भी निकल कर आएगा वो तो विश्व आएगा।
पर मैं ये पूछना चाहता हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा अक्सर क्यों होता है कि चुनाव जैसे ही नजदीक आते हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर छापेमारी हो या बाकी विपक्षी दलों के ऊपर छापेमारी हो, ये छापेमारी का एक नया कार्यक्रम शुरू हो जाता है। मुझे लगता है इसका मूल कारण है हैदर भाई कि जब किसी पार्टी के पास प्रत्याशी नहीं बचते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर प्रत्याशियों के ऊपर किसी के ऊपर बलात्कार का केस, किसी के ऊपर हत्या का केस, किसी के ऊपर शोषण टिकट लेने का की केस लंबी चल रहा लाइन है भारतीय जनता पार्टी को। अनिरुद्ध प्रताप जी, टिकट लेने के लिए लंबी लाइन लगी हुई है जी विधानसभा। हैदर भाई मुझे कंप्लीट करने दीजिए हैदर भाई। तो जब अच्छे प्रत्याशी नहीं बचते हैं तो आईटी को, सीबीआई को, ईडी को अपना प्रत्याशी उतारकर इन्हें चुनाव लड़ना पड़ता है। इनको आईडी को अपना प्रत्याशी बनाना पड़ता है और ईडी से अपना प्रचार करवाना पड़ता है, खुद को छवि दिलवानी पड़ती है, दूसरों की छवि करना पड़ता है। और ये जो लोकतंत्र का हम ये स्वरूप देख रहे हैं, ये स्वरूप हमने इंदिरा गांधी जी के टाइम पर भी देखा था। पर क्या है कि अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, तो फिर तो जो हमारे माननीय नेताजी हैं, हमारे सो कॉल्ड प्रधान सेवक जी हैं, उनका भी अहंकार नहीं रहेगा। पर आपको ये और हमको ये समझना होगा कि ये छापेमारी की कार्यवाही विपक्षियों के ऊपर, विपक्षी दलों के ऊपर इसलिए कराई जाती है क्योंकि मूलभूत तो आपके भी वही स्वर हैं जो समाजवादी पार्टी के हैं। देखिए, हमारे स्वर इस बात की सहमति में है कि अगर कोई गलत कर रहे हैं तो वो ईडी और आईडी के छापे लेकर आ जाएगा। पर मैं पूछना चाहता हूं कि समय ऐसा ही क्यों चुना जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब आपके पास मूलभूत मुद्दे नहीं रह जाते हैं तो ईडी और आईडी को अपना प्रत्याशी क्यों बनाया जाता है। मैं लेकिन अनिरुद्ध जी, ये भी तो हो सकता है, ये अनिरुद्ध जी, क्या ये नहीं हो सकता कि वो आईटी की चोरी कर रहे थे इसलिए उन पर छापेमारी की कार्रवाई की गई हो? ये भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। मैंने तो वो बात कहा कि जो होगा भविष्य में निकल कर आएगा। पर मैं पूछना चाहता हूं कि एक तरफ आप कह रहे हैं जो होगा भविष्य में निकल कर आएगा, एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये सवाल खड़े होते हैं इस पर, इस तरह की कार्रवाई क्यों की जाती है विपक्षी दलों पर। तो दोनों सवाल आप उठा रहे हैं। नहीं, देखिए देखिए हैदर भाई, अगर कोई गलत है तो गलत का निकल कर आएगा सामने। तो फिर जांच का विषय है ना सर। फिर दूसरा, एक तरफ विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं ना सर। एक तरफ सवाल उठा रहे हैं, एक तरफ जांच के पक्ष में है, आप कह रहे हैं कि भविष्य में निकल कर आएगा, दूसरा विक्टिम कार्ड भी खेल रहे हैं कि विपक्षी दलों पर इस तरह की कार्रवाई क्यों हो रही है। चलिए विजय खेरा जी आपके पास आऊंगा। जिस तरह से लगातार इस कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहा है और ये लगातार सभी विपक्षी दल ये सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम विपक्षियों पर इसलिए कार्रवाई की जा रही है क्योंकि चुनाव में आपके पास मुद्दे नहीं बचे हैं। विजय खेरा जी, हमने आपसे पहले कहा कि अगर 6 महीने पहले होता, 8 महीने पहले, तो आपने कहना था एमएलसी की चुनाव है। साल भर पहले होता तो आपने कहना था पंचायत की चुनाव है। तो उससे क्या लेना देना है इस बात का। और आप साफ सुथरे तो अभी सामने आ जाएगा ना। हमने एक उदाहरण अभी आपको दिया था कि सबके स्विट्जरलैंड में खाते पाए गए थे जिन लोगों को अभी छापा मारा था। तब भी यही शोर मचाया था महाराष्ट्र में, पुणे, बेंगलोर वगैरह में जब छापे मारे थे। 100 करोड़ रुपया तो सीधा मिला था। तभी भी उनको मलेशिया और जिम्बाब्वे, इसमें जिब्राल्टर में उनके खाते निकले। अब सवाल ये है कि अगर अभी बोले तो उन्हें और संभलने का मौका मिलेगा, लेकिन ये सारी बातें सामने आई। पूरी फाइल जब तैयार हो जाती है, इस पर महीनों काम करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सरकार चाहे जिसकी हो, हमारी हो, की हो, किसी की भी हो, वो पूरा जब तक सेटिस्फाइड नहीं हो जाते कभी छापे नहीं मारते हैं। नहीं तो 1 मिनट के अंदर तो डिपार्टमेंट खत्म हो जाएंगे। आपको विजय खेरा जी, एक दूसरा सवाल यहां ये उठता है कि लगातार जिस तरह से अब केंद्रीय नेतृत्व उत्तर प्रदेश में पहुंच रहा है, लगातार जो आशीर्वाद यात्राएं हैं, जन विश्वास यात्रा आज की जा रही है, आपको पता है 6 जगह से ये यात्रा की शुरुआत की जा रही है। केंद्रीय नेतृत्व के सारे जो कैबिनेट मंत्री हैं, चाहे नितिन गडकरी हो परिवहन मंत्री, चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे जेपी नड्डा हो और बड़ा जो नेता हो, वो सब उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं। आपको भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की जो रैली में भीड़ आ रही है वो आपको कहीं ना कहीं दुखी कर रही है, परेशान कर रही है? चुनाव है कि हर राजनीतिक पार्टी की पूरी ताकत झोंकता है। ये कोई नई चीज नहीं है, झोंकता ही है। उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जो राजनीति का केंद्र है, धुरी है। उत्तर प्रदेश में जब भी चुनाव होते हैं हमेशा ऐसा होता है, कोई नई चीज नहीं है। दूसरा, हमारे पास तो 10 लाख वर्कर्स हैं, रजिस्टर्ड वर्कर्स है बूथ के ऊपर। हमें इस चीज की चिंता ही नहीं है।
हंसना नहीं, तब भी ईडी और आईडी सीबीआई मोदी के ने सहारा विजय खेरा जी, लेना पड़ आप रहा है, अपनी बात पूरी रखिए, ईडी जल्दी। ये लोग का सहारा लेना पड़ रहा है। तो पहले उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को भी जोड़ लिए क्या, सरकारी कर्मचारियों को? विजय खेरा जी, धर्मेंद्र जी, मैं आऊंगा आपके पास। विजय खेरा जी को कंप्लीट करने दीजिए जल्दी, चर्चा में वक्त नहीं है क्योंकि लगातार आप पार्टी का एक लाइन और रह गई है बस। ये जो बोल रहे थे इनकम टैक्स का, तो इनके मुख्यमंत्री तो इनकम टैक्स जमा ही कराना भूल गए थे 3 साल तक पार्टी का। 3 साल तक जब इनके ऊपर गया नोटिस 2 बार 3 बार, तब जाके इन्होंने माफी मांगी कि हम भूल गए थे। इनका तो वो इतिहास है कि मुख्य सचिव घर पर आता है, उसकी और आप कब माफी मांगेंगे? आप कब माफी मांगे कि किसानों के ऊपर अखबार पढ़िए ना, उन्होंने कहा हम भूल गए, हमसे गलती हो गई, माफी नहीं होती है। धर्मेंद्र यादव जी, ठीक है। विजय खेरा जी, ठीक है, ठीक है। विजय खेरा जी, विजय खेरा जी शांत हो जाए। अनिरुद्ध जी, आऊंगा आपके पास। धर्मेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा और आपका रिएक्शन लेना चाहूंगा इस पर, क्योंकि जिस तरह से अब लगातार आप ये कह रहे हैं कि कार्रवाई जो है गलत तरीके से की गई है, बीजेपी जो है लगातार बौखलाई हुई है या उसको चिंता सता रही है कि आपकी रैली में ज्यादा लोग आ रहे हैं, तो आप जो लगातार आरोप लगा रहे हैं उसमें कितना दम है ये तो जांच के बाद पता चल जाएगा। ये भी हो सकता है कि आईटी की जो चोरी की जा रही थी उन्हीं लोगों पर यह कार्रवाई की गई हो। केंद्रीय योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं, सीधा तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, नगरीय विकास और आवासन विभाग के राज्य मंत्री मोहनलालगंज से लोकप्रिय सांसद माननीय कौशल किशोर जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री मोहसिन रजा जी, लोकप्रिय विधायक श्रीमती जय देवी जी, आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित काकोरी कांड और देश के विभिन्न युद्धों में बलिदान हुए परिवार के, देश के जवानों के परिवारजन, उपस्थित सभी महानुभाव एवं प्यारे बच्चों, आज के इस काकोरी शहीद स्मारक पर आयोजित इस समारोह में काकोरी ट्रेन एक्शन से जुड़े हुए सभी क्रांतिकारियों और भारत माता के उन सभी अमर बलिदानियों को, जिन्होंने देश की आजादी को अपनी जीवन समर्पित किया और देश की आजादी के बाद देश की सुरक्षा के लिए अपने आप को बलिदान किया, उन सभी ज्ञात अज्ञात हुतात्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं प्रदेश शासन की ओर से श्रद्धांजलि देता हूं, उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। हम सब जानते हैं कि काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 को इसी स्थल पर हुआ था और उस समय ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भारत के युवाओं के मन में जो एक जज्बा था, उसके खिलाफ निरंकुश ब्रिटिश सत्ता ने जो दमन किया, उस दमन की परिणति देश के अंदर क्रांति की लौ को सुलगाने में भी उसने बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। ये सच है कि भारत विदेशी आक्रांताओं और विदेशी हुकूमत के नीचे कुछ समय तक आजादी को बंधक रखने के लिए मजबूर हुआ था, लेकिन भारत की जनता ने कभी इसे स्वीकार नहीं किया।
अलग अलग समय में देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर देश की आजादी के लिए भारत के उस समय के उन महापुरुषों, क्रांतिकारियों और युवाओं ने निरंतर प्रयास किया। 1857 में सामूहिक रूप से देश की आजादी के लिए एक सामूहिक प्रयास हुआ था और यह प्रयास न केवल बलिया, गोरखपुर, बिठूर, झांसी, मेरठ, बल्कि प्रदेश और देश के अलग अलग स्थानों पर देखने को मिला था। 1857 के बाद उस समय ब्रिटिश हुकूमत को लग गया था कि अब बहुत दिनों तक वे भारत के अंदर अपनी निरंकुश सत्ता का संचालन नहीं कर पाएंगे। उनके अत्याचार बढ़ गए थे, उनकी प्रताड़ना बढ़ गई थी और अलग अलग तरीके से वह भारत के क्रांतिकारियों को, भारत के युवाओं को और भारत के समर्थक, भारत की आजादी के समर्थक, उन सभी लोगों को प्रताड़ित करने लग गए जिनसे उन्हें लगता था कि ये भारत की स्वाधीनता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दे रहे हैं। 1922 में भारत की आजादी के इतिहास की एक अमर घटना बन गई। 1925 में एक काकोरी कांड से जुड़े हुए नायकों ने ब्रिटिश खजाने को लूट करके एक चुनौती ब्रिटिश हुकूमत को दी थी और ये निरंतर चलता रहा। ये हमारा सौभाग्य है। यह वर्ष चौरी चौरा की घटना का शताब्दी वर्ष भी है और देश की आजादी का अमृत महोत्सव भी। काकोरी घटना के जो नायक थे, उन नायकों में राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां, इन 4 क्रांतिकारियों को ब्रिटिश हुकूमत ने बिना किसी सुनवाई को पूरा हुए 19 दिसंबर की तिथि तय की थी कि 19 दिसंबर 1927 को इनको फांसी दी जाएगी, लेकिन राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को गोंडा की जेल में 2 दिन पहले ही फांसी दे दी गई। यानी कैसे कानून की ध्वजियां उड़ाई जाती थी, यह दृश्य उस समय भी आप देख सकते हैं। 2 दिन पहले फांसी दी गई क्योंकि उन्हें यह पता था कि राजेंद्र नाथ लाहिड़ी कहीं जेल से बाहर न भाग जाएं और 19 दिसंबर को भाइयों बहनों गोरखपुर जेल में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को, फैजाबाद जेल में अस्फाउल्लाह खां को और नैनी की जेल में इलाहाबाद में ठाकुर रोशन सिंह को फांसी दी गई। ये 3 क्रांतिकारियों को एक ही दिन फांसी दी गई। इन 4 क्रांतिकारियों का बलिदान भारत की आजादी के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। उस समय भी इन क्रांतिकारियों ने कहा था कि हमको दी जाने वाली ये फांसी अनेक राम प्रसाद बिस्मिल पैदा कर देगा, अनेक रोशन सिंह पैदा कर देगा, अनेक अस्फाउल्लाह खां पैदा कर देगा, अनेक राजेंद्र नाथ लाहिड़ी पैदा कर देगा। और भाइयों बहनों, गोरखपुर जेल में तो जब पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से पूछा गया कि आखिर आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तो उन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ कहा था कि इस भारतवर्ष में
100 बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। और भाइयों बहनों, भारत की आजादी के लिए उन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया था। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां, राजेंद्र नाथ लाड़ी, चंद्रशेखर आजाद, और इस श्रृंखला में लंबी श्रृंखला है क्रांतिकारियों की, जिनका बलिदान का परिणाम है भारत की स्वाधीनता। स्वतंत्र भारत में, इतने उन्मुक्त वातावरण में, भारत के विकास के लिए, भारत के लोक कल्याण के लिए, भारत के अंदर गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के विकास के लिए आज सरकारें कुछ कर पा रही हैं, तो उसके पीछे प्रेरणा है इन महापुरुषों का, इन क्रांतिकारियों का, इन देश के लिए मर मिटने वाले उन बलिदानियों का, जिसकी परिणति आज ये भारत तेजी के साथ दुनिया की एक महाताकत बनने की ओर अग्रसर है। और इसीलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश का आह्वान किया कि देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव में प्रवेश कर गया है। आजादी के 75 वर्ष हम सबको आत्मावलोकन करने का एक अवसर दे रहा है। हमने क्या खोया है और क्या पाया है इन 75 वर्षों में। अमृत काल है। अमृत काल में देश के हित में कुछ करेंगे तो उन बलिदानियों को, क्रांतिकारियों को शांति मिलेगी, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। और अगर देश के साथ कोई गद्दारी करेगा तो फिर उस अपयश के पाप से जीवन भर लोगों को भुक्तभोगी होना पड़ेगा। और इसलिए एक संकल्प हम सबका होना चाहिए, और संकल्प होना चाहिए जो पंचमंत्र प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिए इस अवसर पर, उसका अंगीकार करने की। यह अमृत महोत्सव ऊर्जा का होना चाहिए, देश की आजादी की ऊर्जा, क्रांतिकारियों के विचारों का, भारत के कल्याण का, भारत को दुनिया के अंदर एक महाताकत बनाने का, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का। दुनिया कोरोना महामारी का सामना कर रही है, लेकिन भाइयों बहनों, भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना महामारी को कैसे सख्ती के साथ रोकने का कार्य हुआ है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। लेकिन सतर्कता और सावधानी आवश्यक है, और इस सतर्कता और सावधानी के जोड़ने के लिए आज एक बार फिर से मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं, आपसे कहने के लिए, आपको इस बात के बारे में बताने के लिए कि स्वाधीनता का यह आंदोलन जिन क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान देकर के चुकाया था, आज उसी का परिणाम है कि देश के अंदर 135 करोड़ लोगों को बचाने के लिए फ्री टेस्ट, फ्री उपचार, फ्री में वैक्सीन और फ्री में राशन की व्यवस्था प्रत्येक नागरिक को बिना भेदभाव के उपलब्ध कराने का कार्य अगर सरकार कर रही है, इसलिए क्योंकि देश स्वाधीन है, सरकार की जवाबदेही है, सरकार अपनी जवाबदेही के साथ पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आज इसी का परिणाम है हम यहां पर बैठे हैं, इसके ठीक बगल से लखनऊ रिंग रोड बन रही है। यह विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का, रोजगार सृजन का एक माध्यम बनने का एक माध्यम बनेगा। आज इसी का परिणाम है कि हर गरीब के पास अपना मकान हो। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की। हर गरीब के पास अपने घर में रसोई गैस का कनेक्शन हो। सरकार ने इसके लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लागू की। हर गरीब के पास अपना विद्युत का कनेक्शन हो, इसके लिए सौभाग्य योजना लागू की। हर कन्या का उन्नयन हो, इसके लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना लागू की। कोई भी कन्या दहेज के कारण वैवाहिक बंधन से वंचित न रहने पड़े, इस दृष्टि से
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना लागू की गई। कोई भी गरीब उपचार के अभाव में दम न तोड़ने पाए, इसके लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना लागू की गई। हर एक व्यक्ति के लिए उसके अनुरूप योजनाएं लागू करने के साथ साथ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो प्रयास हो रहे हैं, ये प्रयास इसी दिशा में हो रहे हैं जिससे हर गरीब के चेहरे पर खुशहाली लाई जा सके, हर बेटी को सुरक्षा की गारंटी दी जा सके, हर नौजवान को आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर किया जा सके और भारत के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा का बोध कराते हुए, स्वावलंबन की ओर अग्रसर करते हुए आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए आगे बढ़ाया जा सके। आजादी के इस अमृत महोत्सव वर्ष में इन सभी कार्यक्रमों के साथ जुड़ना हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। आज मैं काकोरी ट्रेन एक्शन से जुड़े हुए उन महानायकों को, जिन्हें आजीत के दिन पर 1927 में फांसी दी गई थी, जिसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां, इन सबको फांसी दी गई थी। आज ही के दिन पर 1927 में इन सभी भारत माता के सपूतों को, भारत माता के महानायकों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रदेश शासन की ओर से उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी को 2 दिन पूर्व यानी 17 दिसंबर 1927 को उन्हें फांसी दी गई थी गोंडा में। उन्हें भी इस अवसर पर कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप सबका मैं आह्वान करता हूं कि हम सब मिलकर के भारत माता के उन महान सपूतों का, उन क्रांतिकारियों के प्रेरणा से हम लोग अनुप्रेरित होकर के भारत की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए, इसे क्षुण्ण बनाए रखने के लिए, भारत को दुनिया की एक महाताकत के रूप में स्थापित करने के प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प के साथ हम सब जुड़ करके कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय। आदर के साथ निवेदन करूंगी माननीय राज्य मंत्री माननीय श्री कौशल किशोर जी से, माननीय मंत्री माननीय श्री मोहसिन रजा जी से, माननीय विधायिका महोदय और जिलाधिकारी महोदय जी से कि ये पेंटिंग जो कि उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी द्वारा निर्मित है और अमर शहीदों से संबंधित है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी को सप्रेम भेंट करें और आप सभी से जोरदार तालियों की अपेक्षा। बहुत बहुत धन्यवाद। और राष्ट्र के सम्मान में एक साथ खड़े होंगे। हमारे मध्य पीएसी बैंड है जो कि राष्ट्रगान प्रस्तुत करेगा। इस वक्त बड़ी खबर, काकोरी में शहीद कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। शहीदों को मुख्यमंत्री योगी ने दी श्रद्धांजलि। शहीदों के परिजनों का सम्मान कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। काकोरी बलिदान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसमें मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, मोहसिन रजा रहे मौजूद। तो काकोरी में शहीद कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। जनविश्वास यात्रा का आगाज हुआ। इस वक्त की यह भी बड़ी खबर है, झांसी से यात्रा को किया रवाना। क्या जाएगा रवाना? राजनाथ सिंह यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी रहेंगे मौजूद। तो राजनाथ सिंह के साथ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्री जनसभा को करेंगे संबोधित। झांसी में आपको बता दें जनविश्वास यात्रा का आगाज और इस यात्रा को रवाना किया जाएगा। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बताते हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री योगी का 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा।
जीडीए से जुड़ी योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। 933 करोड़ की सौगात देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी का 2 दिवसीय दौरा। तो यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए साथ।